हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन पाने के लिए और क्विज में शामिल होने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हम जनजाति को कंटिन्यू कर रहे थे। जनजाति के 2 वीडियो मैंने बना दिए हैं और इसमें हम जनजातियों को कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे बैगा जनजाति। तो बैगा जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती हैं? तो बैगा जनजातियाँ मैकल पर्वत श्रेणी जैसे कि राजनांदगांव जिला, कबीरधाम जिला, मुंगेली जिला, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला और बिलासपुर जिलों में निवास करती हैं। मैप में मैंने आपको उनकी स्थिति को दिखा दिया है। आप इससे समझ सकते हैं कि मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार जहाँ जहाँ है बैगा जनजातियाँ वहाँ निवास करती हैं। बैगा जनजातियाँ मुख्यतः झाड़ फूँक का कार्य करती हैं और बैगा जनजातियों को उनके इन्हीं कार्यों के कारण गोंडों का पुजारी कहा जाता है और इन्हें मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आया था कि मेडिसिन मैन ऑफ गोंड किन्हें कहा जाता है? तो बैगा जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, अब बैगा जनजाति की उपजातियों को देख लेते हैं। तो ये होती हैं नरौतिया, भरौतिया, नाहर और भी बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं, पर अब इन 3 उपजातियों को याद रखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि बैगा किसकी पूजा करते हैं। तो बैगा बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। और सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वह बैगा जनजाति है। आप यहाँ पर चित्र में एक महिला का जो इमेज है उसको देख सकते हैं कि उसके शरीर पर गोदना जो है वह गोदा गया है। अब देखते हैं एक मानव शास्त्री के बारे में जिनका नाम था वेरियर एल्विन। इन्होंने बैगा जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है द बैगास। तो याद रखिएगा, वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति के ऊपर द बैगास नामक पुस्तक लिखी है। अब देख लेते हैं कि बैगा जनजाति ताड़ और छिंद वृक्ष से प्राप्त होने वाले रस से ताड़ी बनाते हैं और ताड़ी का पान करते हैं। बैगा द्वारा जिस कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे बेवार कृषि कहते हैं। तो याद रखिएगा, बैगाओं की जो कृषि पद्धति है उसे बेवार कहते हैं। उसके बाद बैगा जनजाति द्वारा विजयदशमी के अवसर पर एक नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को बिल्मा नृत्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, बैगा जनजाति द्वारा विजयदशमी के अवसर पर बिल्मा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर एक आपको मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें याद रखने में आसानी हो। तो बैगा जो है वह बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, बैगा जो है वे बेवार कृषि करते हैं और बैगा जो नृत्य करते हैं वह बिल्मा नृत्य है। तो इसमें ब बार बार आ रहा है, तो आप याद रखिएगा कि बिल्मा नृत्य, बेवार कृषि और बूढ़ा देव ये जो है वो बैगा जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और उनके अन्य नृत्य को देख लेते हैं। तो दिवाली के समय बैगा जनजाति सैला या डंडा नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, दीपावली के समय भी बैगा जनजाति नृत्य करती है जिसे सैला या डंडा नृत्य कहते हैं। इसके बाद बैगा जनजाति में फसल की बुआई करते समय और जीवन साथी के चयन हेतु एक गीत गाया जाता है जिसे ददरिया कहा जाता है। ददरिया एक गीत है जिसे प्रणय गीत कहते हैं और इसे गीतों का राजा भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि जनजातियों में सबसे प्रसिद्ध जो नृत्य होता है वह होता है कर्मा नृत्य। और कर्मा नृत्य कर्मा देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में मृदंग, टिमकी और झांझ जनजातियों द्वारा बजाया जाता है और इसमें जनजातियों के महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये इसमें नृत्य किया जाता है और गाना भी गाया जाता है। तो वह कौन सा नृत्य है? तो वह नृत्य है कर्मा नृत्य। आप चित्र में कर्मा करते हुए जनजातियों को देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एक अन्य गीत की ओर। फाल्गुन माह में होली के समय बैगा जनजाति के द्वारा गीत गाया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि फाल्गुन में कौन सा गीत गाया जाता है? फाग गीत। इसके बाद है कि महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है उसे कहते हैं कपची। तो याद रखिएगा, बैगा जनजाति की महिलाओं के वस्त्र को कपची कहते हैं। और बैगा जनजाति परधौनी गीत भी गाते हैं। परधौनी गीत से आप समझ सकते हैं कि यह शादी से संबंधित है। तो बैगा जनजाति में शादी में परधौनी गीत गाने की परंपरा है। अब आगे बढ़कर देख लेते हैं माड़िया जनजाति को। तो माड़िया जनजाति मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में रहती है और आप मैप में इनकी स्थिति को देख सकते हैं कि बस्तर क्षेत्र में माड़िया जनजाति के लिए मैंने चित्र में दर्शाया है। जो माड़िया जनजाति है उनमें मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद हनाल गट्टा या मृतक स्तंभ के रूप में उन्हें याद रखने के लिए यह स्तंभ बनाया जाता है। इसे हनाल गट्टा कहते हैं। एग्ज़ाम में आपसे हनाल गट्टा पूछेगा कि यह किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा माड़िया जनजाति के द्वारा। ठीक है,
इनकी जो कृषि पद्धति होती है वह होती है पेद्दा। तो याद रखिएगा, इनकी कृषि पद्धति को पेद्दा कहते हैं और इनके पेय पदार्थ को सल्फी कहा जाता है। इसी प्रकार ये लोग जो मकान बनाकर रहते हैं उसे सिहारी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इनके मकान को कहा जाता है सिहारी। अब मूड़िया जनजाति के समान माड़िया जनजाति भी मड़ई में आंगा देव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं। तो जिस प्रकार मूड़िया जनजाति मड़ई के जो देवता होते हैं आंगा देव को प्रसन्न करने के लिए नृत्य करते हैं, उसी प्रकार माड़िया जनजाति भी यह नृत्य करती है। इसके बाद बस्तर में दीपावली के अगले दिन, यानी कि बस्तर जो क्षेत्र है वहाँ पर दीपावली के अगले दिन जो पर्व मनाया जाता है उसे कहते हैं दियारी पर्व। और दियारी पर्व में माड़िया जनजातियाँ जो है अपने पशुओं को सजाकर भोजन कराते हैं, यानी कि उनके लिए पकवान बनाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आषाढ़ माह में जात्रा पर्व के दौरान माड़िया जनजाति के द्वारा बायसन हॉर्न नृत्य या गौर नृत्य किया जाता है। तो आषाढ़ माह में जात्रा पर्व होता है जिसके दौरान माड़िया जनजाति के द्वारा बायसन हॉर्न यानी कि भैंस के सींग के समान जो कहना चाहिए कि टोपी होती है उसे पहनते हैं। उसे या तो बायसन हॉर्न नृत्य कहते हैं या गौर नृत्य भी कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बड़ा सा मृदंग लिए हुए युवक जो हैं वे सिर पर भैंसे के समान टोपी पहने हुए हैं, भैंसे के सींग के समान टोपी पहने हुए हैं। तो इसी नृत्य को कहते हैं बायसन हॉर्न नृत्य या गौर नृत्य। यह जो गौर नृत्य या कहना चाहिए बायसन हॉर्न नृत्य है, इसे इनकी एक अन्य जाति है, यानी उनके एक अन्य वर्ग है जिसे दंडामी माड़िया कहते हैं, वह भी करती हैं। ठीक है, तो दोनों जो माड़िया हैं वे गौर सिंह नृत्य करते हैं। वेरियर एल्विन जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने गौर नृत्य को विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरियर एल्विन ने जो गौर नृत्य है उसे विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य कहा है। इसके बाद एक मानव शास्त्री को देख लेते हैं जिनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माड़िया जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम है माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। तो याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने माड़िया जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखी थी या गॉड्स ऑफ बस्तर। इसके बाद देख लेते हैं एक अन्य व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है चेंद्रू मंडावी। तो चेंद्रू मंडावी को टाइगर किड भी कहा जाता है और ये कहाँ के थे, ये नारायणपुर ज़िले से थे। गढ़ बेगाल जो है वे चेंद्रू मंडावी से ही संबंधित है और माड़िया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चेंद्रू मंडावी के बारे में एक कहानी है कि जब वे छोटे थे तो उनके जो परिजन थे उनके द्वारा उनके लिए एक बार कहना चाहिए कि गिफ्ट के रूप में लाए थे और वो जो था एक झौड़ी के समान था। झौड़ी समझते हैं आप, एक समझ लीजिए एक बड़ा सा पर्रा जिसके अंदर एक छोटा सा बाघ का बच्चा था। तो चेंद्रू मंडावी जो उस समय बचपन में उसके साथ खेला करते थे और उसी के साथ खेलते हुए वे बड़े हो गए। तो इससे प्रभावित होकर विदेश के एक फिल्मकार थे, उन्होंने इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई है जिसे आप सर्च करेंगे तो आपको उसका पोस्टर मिल जाएगा। इसीलिए टाइगर से खेलने के कारण इन्हें टाइगर किड कहा जाता है और उनका वास्तविक नाम था चेंद्रू मंडावी। ठीक है, अब देख लेते हैं उरांव जनजाति को। तो उरांव जनजाति जो है वह सरगुजा संभाग में निवास करती है, यानी कि सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और सूरजपुर ज़िले में रहती है। उरांव जनजाति भले ही सरगुजा संभाग में रहती है परंतु यह द्रविड़ भाषा परिवार की एक जनजाति है। तो याद रखिएगा, उरांव जनजाति सरगुजा में निवास करती है परंतु यह एक द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है। उरांव जनजाति जो है वह सरना देवी की पूजा करती है और सरना देवी के अलावा ये साल वृक्ष की भी पूजा करते हैं। जब चैत्र माह में साल के वृक्ष में फूल आता है तब ये सरहुल नृत्य करते हैं और इसके कहना चाहिए कि इससे यह सिद्ध होता है कि साल वृक्ष की ये पूजा करते हैं और सरहुल नृत्य और सरना देवी जो हैं दोनों ही साल वृक्ष से संबंधित हैं। उरांव जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य भी किया जाता है और एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि सरगुजा क्षेत्र में कर्मा नृत्य कब किया जाता है। तो सरगुजा क्षेत्र में कर्मा नृत्य भादों के माह में किया जाता है। याद रखिएगा, कब किया जाता है, भादों के माह में, लेकिन कहाँ, सरगुजा क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं कि उरांव जनजाति द्वारा किस प्रकार के पेय का पान किया जाता है। तो उरांव जनजाति द्वारा कोस्मा का पान किया जाता है। याद रखिएगा, कौन सा पेय है, यह है कोस्मा। इसके बाद उरांव जनजाति के प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं। तो सरहुल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ये खट्टी और फाग त्यौहार को मनाते हैं। फाग मतलब फाल्गुन में और खट्टी उनका एक त्यौहार है। इसके बाद देख लेते हैं उरांव जनजाति की बोली के बारे में। तो उरांव जनजाति जो है वह कुड़ुक बोली बोलती है। CGPSC 2018 में एग्ज़ाम में आया था
कि उरांव जनजाति द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, तो उरांव जनजाति द्वारा कुड़ुक बोली बोली जाती है, ठीक है। और इनके पोशाक को क्या कहा जाता है, तो इनके पोशाक को करेया कहा जाता है, याद रखिएगा, इनके पोशाक को करेया कहा जाता है। तो जिस प्रकार मुड़िया जनजाति में युवक और युवतियों को शिक्षा देने के लिए युवा गृह बनाया गया, तो उसी प्रकार उरांव जनजाति में भी यह परंपरा है। तो इनके जो युवा गृह होते हैं उसे धुमकुरिया कहा जाता है और इस युवा गृह के युवकों को धांगर कहा जाता है, वहीं युवतियों को धांगरीन कहा जाता है। तो युवकों को धांगर कहा जाता है और युवतियों को धांगरीन कहा जाता है। वहीं युवकों के जो प्रमुख होते हैं उनको धांगर महतो कहा जाता है। तो याद रखिएगा, युवकों के प्रमुख को कहा जाता है धांगर महतो और इस प्रकार जनजाति के प्रमुख को कहा जाता है मांझी, ठीक है। तो युवकों के प्रमुख जो धुमकुरिया में रहते हैं उन्हें धांगर महतो कहा जाता है और जनजाति के प्रमुख को मांझी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कमार जनजाति को। तो कमार जनजाति जो है वह मुख्यतः गरियाबंद ज़िले में रहती है और गरियाबंद ज़िले के देवभोग तहसील और बिंद्रा नवागढ़ तहसील में इनका निवास है। इसके अलावा ये अंशतः धमतरी ज़िले में भी निवास करते हैं। कमार जनजाति जो है वह रायपुर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति है, यानी कि रायपुर संभाग के अंतर्गत गरियाबंद जिला आता है और रायपुर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति है वह है कमार जनजाति। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वह कमार जनजाति है, यानी कि सबसे ज़्यादा गोदना कौन सी जनजाति गोदवाती है, तो वह है कमार जनजाति। और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, इनका प्रमुख कार्य होता है बांस के शिल्प को तैयार करना। जैसे बांस के शिल्प कौन कौन से होते हैं, जैसे सूपा, बहरी, पर्रा इत्यादि जो होते हैं वे बांस शिल्प होते हैं और ये बनाने का कार्य करते हैं कमार जनजाति के लोग। इसके बाद हम देख लेते हैं कमार जनजाति की कुछ और विशेषताएं। तो कमार जनजाति जो हैं वे अपना खुद का घर नहीं बनाते हैं, ये घूमते रहते हैं। जहाँ शाम होती है वहाँ मतलब इनकी जो जीवन होता है वह बंजारों की तरह होता है, ऐसा आप मान सकते हैं। जहाँ शाम होता है वहाँ ये रुक जाते हैं और कभी कभी अस्थायी रूप से घास फूस से घर बनाते हैं। इन जनजातियों में एक विशेषता यह है कि जिस किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ये उस घर को जला देते हैं और उसे छोड़कर उसके बगल में या फिर आगे किसी स्थान पर दूसरा घर बना लेते हैं, ठीक है। कमार जनजाति जो है वह दो उप समूहों में विभाजित होता है, एक होता है मकाड़िया और दूसरा होता है बुधरजिया। तो जो समूह है बंदर मांस खाती है उसे मकाड़िया कहते हैं और जो नहीं खाते हैं उसे बुधरजिया कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो बंदर मांस खाते हैं उन्हें मकाड़िया कहते हैं और जो बंदर मांस नहीं खाते हैं उन्हें बुधरजिया कहते हैं। कमार जनजाति कर्मा नृत्य करते हैं, तो इसे याद रखना आसान है, कमार कर्मा, ठीक है। इसके बाद इनकी जो कृषि होती है उसे दाहिया कृषि कहते हैं। कमार जनजाति द्वारा जिस कृषि पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे दाहिया कृषि कहते हैं। इसके अलावा कमार जनजाति में एक और मान्यता है कि इन्हें घोड़ा छूना निषेध होता है, यानी घोड़ा को छूना ये पाप मानते हैं। इसके बाद कमार जनजाति के देवताओं को देख लेते हैं। तो कमार जनजाति जिस देवता की पूजा करते हैं उसे बड़े माई छोटे माई कहते हैं। यह नाम जो है एक साथ लिया जाता है, बड़े माई छोटे माई, ठीक है। इसके बाद कमार जनजाति के ऊपर श्यामाचरण दुबे नामक मानव शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द कमार। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्यामाचरण दुबे के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, या पूछा जाएगा कि कमार जनजाति के ऊपर किसने पुस्तक लिखी है, तो आपका आंसर होगा श्यामाचरण दुबे। इसके बाद देखते हैं कि इनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो इनके पंचायत प्रमुख को कहा जाता है कुरहा। याद रखिएगा, कमार जनजाति की पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है, क आपको याद रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं अगरिया जनजाति को। तो अगरिया जनजाति कहाँ रहती है, अगरिया जनजाति मैकलसेड़ी में रहती है। मैंने आपको मैप में दिखाया था कि मैकलसेड़ी कहाँ पर स्थित है, आप उससे इनका अनुमान लगा सकते हैं। इनके संबंध में एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है, वह है कि अगरिया जनजाति लोहा गलाने का कार्य करती है। तो लोहा गलाने का कार्य कौन करता है, अगरिया जनजाति। इसके बाद देख लेते हैं गदबा जनजाति के बारे में। गदबा जनजाति उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप इनको याद रख लीजिएगा कि ये बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र में थोड़े थोड़े संख्या में निवास करते हैं और इनकी जो देवी होती हैं उन्हें बूढ़ी देवी या ठकुरानी देवी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मंझवार, मांझी या माझिया जनजाति। इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मंझवार जाति, मांझी जाति या माझिया जनजाति। ये जो है वह सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती हैं और यह एक मिश्रित जनजाति है, यानी गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति के कहना चाहिए कि उनकी जो जनजातियाँ हैं उनके मध्य संबंध स्थापित होने से इस जनजाति का उद्गम हुआ है, ठीक है। तो गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति की जो मिश्रित जनजाति है उसे कहते हैं मंझवार, मांझी या मांझिया जनजाति, ठीक है।
इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।